फैसले का दिन। आज फैसले का दिन था कर्नाटक के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एक दिन दो नतीजे, दोनों की तस्वीर अलग। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है और कांग्रेस के कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं केवल कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि दोपहर 12 बजे से पहले ही जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें साफ हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ DK शिव कुमार घर की बालकनी पर आए, कांग्रेस का झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़े। हालांकि उस समय वो भावुक भी हो गए मीडिया से बात करते हुए, और मीडिया के बीच पहुंचे तो जब वो भावुक हुए तो उन्होंने कहा कि जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। और लगभग 1 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई सामने आए और कहा कि नतीजों का एनालिसिस करेंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी है, समर्थन करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी है, कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को उनके काम के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ सरकार के करीबी पूंजीपतियों की ताकत थी, तो दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। इस चुनाव में शक्ति ने ताकत को हरा दिया। यही हर राज्य में होगा। कांग्रेस कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई है। हम उनके मुद्दों पर लड़े हैं। हमने नफरत और गलत शब्दों की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने मोहब्बत से लड़ाई लड़ी है। कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले यह कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से जो 5 वादे किए थे, हम उन 5 वादों को पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने जीत पर बधाई दे दी है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बधाई दे दी है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि यह जनता की जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। हम चर्चा करेंगे कि यह जीत कैसे और हार किन कारणों से हुई है, कि यदि हार हुई है तो किन कारणों से। क्योंकि जहां एक तरफ यह बात थी कि सबसे ज़्यादा सभाएं, लगभग 450 से ज़्यादा रैलियां, सभाएं और रोड शो भारतीय जनता पार्टी ने किए, और लगभग 130 के आसपास सभाएं और रैलियां कांग्रेस ने की। कम प्रचार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने जोर शोर से प्रचार करने के बाद भी वहां सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई। हालांकि आपको बता दें कि 1995 में, जब 1995 में एक बार ऐसा हुआ था कि उसके बाद जब उस समय तत्कालीन सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, वह चुनाव में सत्ता में वापस आई थी। उसके बाद से वह वापस नहीं आई। और यह जो तस्वीर है, हालांकि एक ट्रेंड बना हुआ था कि पिछले 5 चुनावों का यदि हम विश्लेषण करें तो वहाँ एक चीज़ देखते हैं कि कई बार हंग असेंबली रही है, और 2 बार ही ऐसा रहा है कि जब किसी एक दल को बहुमत मिला था, और इस बार फिर एक दल को बहुमत मिला है। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, हम देख रहे थे एग्जिट पोल के जो बातें सामने आ रही थी कि हंग असेंबली की संभावना बनेगी, कि वहाँ पर इस बार फिर त्रिशंकु सरकार बन सकती है। लेकिन उन सब कयासों को दरकिनार कर और उन अटकलों पर विराम लगा करके कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया और कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। बजरंगबली, क्योंकि एक तरफ जहां ये बात डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी कह रहे हैं, कि बजरंगबली भी काम नहीं आए, राम जी भी काम नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस हार का एनालिसिस करती है और कांग्रेस जीत का जश्न मनाती है और 5 वादे कैसे पूरा करेगी। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हमारे खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। संदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं। सुधा मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक श्रोती जी हमारे साथ हैं। आलोक श्रोती जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जी भी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सपा नेता डॉक्टर अखिलेश पटेल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा डॉक्टर आलोक श्रोती जी आपके पास में, कर्नाटक की जीत और उत्तर प्रदेश की हार, आपका एनालिसिस क्या कहता है? डॉक्टर आलोक श्रोती जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी।
अपना प्रश्न दोहरा दे प्लीज जी, एक मेरा बार। मेरा प्रश्न है कि कर्नाटक की जीत और उत्तर प्रदेश की हार, इस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, कर्नाटका में आप देख रहे थे जिस तरीके से बीजेपी दोबारा सरकार में आई थी, हालांकि जी, उसके पास जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने कांग्रेस में तोड़फोड़ की और उसके बाद उसने अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाते समय जो वेलफेयर स्कीमें थी वो बहुत अच्छी तरीके से वहां जी, स्टेट पे ग्राउंड लेवल पे नहीं ला पाई और साथ में देखा था जो करप्शन का मुद्दा था 40% तक का, जी, वो भी इसमें डोमिनेट करता रहा। जी, और साथ में अगर आप मैनिफेस्टो देखें, अगर हम बजरंग दल पे बैन या पीएफआई पे बैन हटा दे तो हाँ, बाकी जो आप 5 चीजें देख रहे हैं, गृह जी, ज्योति, गृह लक्ष्मी, गृह भाग और जी, युवा निधि और युवा शक्ति, हाँ, इसमें 200 यूनिट तक बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री में देना, हाँ, 2,000 रुपए महिला को, मुखिया जो घर की है उनको देना, जी, 3,000 रुपए 2 साल तक जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जी, 1,500 रुपए 2 साल तक डिप्लोमा होल्डर करके निकलते हैं जी, बेरोजगार हैं उनको मिलेगा और साथ में आपने देखा था महिलाओं के लिए दिल्ली की तर्ज पे जो फ्री बस सेवा है, हाँ, ये हमको लगता है कि लोग वहां पर जो वायदे हैं जो जिसने किए हैं कांग्रेस ने, इनका इनको फायदा मिला है। जी, और जो वहां पे जो जिस तरीके सेम से है। बीजेपी अपनी एक चर्चित जगह से जिस तरीके से पीएफआई पे बैन करना जी, या 4% जो मुस्लिम का जो आरक्षण था आरक्षण वाला उसको मुद्दा, जी, हटा के उसको जी, खत्म करना, लिंगायतन और वोकालिंगा को देना, जी, वो उनके काम में नहीं आया। बाद में आपने देखा था कि बजरंगबली का भी नाम लिया लेकिन वो उनका कोई बचाव नहीं हो पाया। तो ऐसी जी, स्थिति में जी, हमको लगता है कि जो लो लुहावन वायदे हैं, हाँ, देखना ये है कि किस तरीके से कांग्रेस इसको पूरा करेगी, जी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा कि फर्स्ट जो कैबिनेट की मीटिंग होगी जी, उसमें इन 5 मुद्दों को जो है जी, हम रिजॉल्व करेंगे और ठीक, उनको लागू करेंगे। जी, और जहां तक उत्तर प्रदेश में है तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ योगी जी की जी, सरकार है, वो जी, सख्त कानून व्यवस्था चल रही है हाँ, और जो योजनाएं हैं चाहे जी, वो बहुत केंद्र उलझन हो की रही है हो यार मुझे। चाहे जी, वो राज्य की हो, मेरा सिर वो चकरा रहा है बिल्कुल बहुत ग्राउंड ज्यादा। लेवल तक रही, चाहे फ्री राशन की बात हो, ठीक बिल्कुल है, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है या बेनिफिट ट्रांसफर हो जैसे हाँ, किसानों को सम्मान निधि मिलना, तो जी, और भी जो घर मिलना, सिलेंडर मिलना, ठीक है, तमाम जो सरकारी योजनाएं रहती हैं वो हाँ, वहां तक पहुंच रही हैं। उसका नतीजा आज आपको देखने ठीक है, मिला कि बिल्कुल, 17 महानगर पालिकाओं में 17 जी, की 17 बीजेपी को मिली। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। प्रशांत राव, आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय क्या माहौल है और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरे चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, और कांग्रेस कार्यालय में क्या स्थिति है इस समय? जी सूरज, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसका श्रेय जा रहा है। जी, पार्टी के जो कार्यकर्ता जीत कर आए हैं, जो प्रत्याशी जीत कर आए, उन्होंने अपना सीधा श्रेय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। हुँ, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जातिहीन धर्महीन तमाम जी, योजनाएं थी जिसका लाभ सभी को मिल रहा था और हाँ, यह लाभ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिल रहा था। और इसके हाँ, साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसमें भय मुक्त वातावरण, माफियागिरी को खत्म करना, गुंडा राज को खत्म करना, जी, और यह लोगों को भा रहा था। और जी, इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डबल इंजन की सरकार हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि ये 6 करोड़ मतदाताओं का सम्मान है हाँ, जिन्होंने आज पार्टी को प्रचंड जीत आज दिलाई है। उन सभी का उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा ठीक, जिस तरीके से विपक्षी दल जी, मतदाताओं को लेकर बड़ी निरंकुशता रख रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, और हुँ, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कहा कि चुनाव ये कूड़े के चुनाव हैं, तो इस पर मतदाताओं का अपमान किया जा रहा था। हुँ, तो मतदाता का जनादेश ये दिख रहा है कि आंकड़ों में बदल गया है। हाँ, आज उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जी, सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत काबिज हुई है। हुँ, और इसके साथ 2017 में जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो उससे पहले हुँ, जो देखा जाए कि नगर निगम की सीटों पर हुँ, यहाँ जहाँ 16 सीटें थी, 2 पर बहुजन समाज पार्टी कायम थी। हाँ, लेकिन अब की बार जनता ने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है जी, और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज हाँ, बहन बेटियां बाहर निकल सकती हैं हाँ, और युवाओं को शिक्षा मिल रही है। हुँ, सभी को जातहीन धर्महीन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। सभी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल
की है। ठीक है, इसके बिल्कुल। साथ ही उत्तर प्रदेश जी। में आज 2 हाँ। उप विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आया, जिसमें हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना हाँ। दल एस ने भी जीत हासिल की है, जिसमें जनपद मिर्जापुर की 96 विधानसभा और रामपुर की 4 विधानसभा में भी जी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल के दोनों प्रत्याशी जीत कर निकल कर आए हैं। मुख्यमंत्री ने एक और नगर निकाय के मतदाताओं का आभार जताया है, तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में जहां गठबंधन दल के प्रत्याशी जीत कर आए हैं जी। उनका भी आभार जताया। और इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी एवं मतदाताओं और सभी सहयोगी दल का भी आभार जताया है जी। कि इस बार उत्तर प्रदेश में बिना हिंसा और इसके साथ ही बिना अपराध जी। के यहाँ चुनाव संपन्न हुए, किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। जी। तो उन्होंने इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की जनता और अधिकारियों का भी आभार जताया है, कर्मचारियों का आभार जताया है ठीक कि है। भय मुक्त वातावरण करके यहाँ पर जो चुनाव संपन्न कराया गया हाँ है जी। यह अभूतपूर्व है। मैं सभी का आभार जताता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो भाषण था हाँ। वो एकदम लबोरेज था, यानी कि उत्साह में थे हाँ। और बड़ी गंभीरता में उन्होंने भाषण दिया। उससे साफ स्वाभाविक है कि है। मुख्यमंत्री योगी जी। आदित्यनाथ ने जी। जो ये सेमीफाइनल था लोकसभा चुनाव का हाँ। वो जीत लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 की ही कल से तैयारी शुरू ठीक कर है। देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ठीक पूर्व है। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे जी। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, जेपीएस राठौर, ठीक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हाँ। और ब्रजेश पाठक सभी हाँ। उत्साह में दिख रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई बिल्कुल दे रहे स्वाभाविक थे। बात है कि जी। जीत का जश्न है तो उत्साह होगा ही, और जीत मिली है। और इस तरह की जीत का, हालांकि जो बात पहले भी कही गई थी कि क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन इस तरह से जो बात सामने आई थी, ठीक है अब ये बात सामने आ गई है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, संदीप सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में प्रचार किया गया कि डबल इंजन की सरकार है, यदि ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो बहुत अच्छे से विकास होगा। दोनों बातें आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ तो ठीक है आपके डबल इंजन में एक इंजन और जुड़ गया है, कर्नाटक में तो इंजन ही फेल हो गया है। संदीप जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि मेरा जो आपने मेरा प्रश्न सुन लिया है? मैंने आपका सवाल सुन लिया। जी बताइए। जी सूरज जी, मैं पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को जी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे 17 के 17 नगर निगम में हाँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता की हाँ। और मेयर का पद जो जीते हैं, हाँ उन्हें इस आसन पर बैठाया, उसके लिए आप हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि आपको पता है, हाँ। अभी प्रशांत जी भी बता रहे थे हाँ कि लगातार माननीय योगी जी हाँ प्रदेश में विकास को लेकर चल रहे हैं और उसकी वजह से यह 17 के 17 नगर निगमों में हमारी जीत हुई है, नगर पंचायतों में, नगर परिषद में, और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और कर्नाटक चुनाव को मैं देख रहा हूँ, कर्नाटक में हमारी जो सीटें कम हुई हैं वो, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका कारण जो मुझे लगता है हाँ। कि वहां कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से हम वहां ये सीटें हारे हैं। ठीक है। 40 सीटों के नुकसान से, 40 से कहीं ज्यादा सीटों का नुकसान वहां पर है। वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीर दोनों वही, आपके सामने भी सवाल वही है कि पहली चीज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 5 दिन में जो पहली कैबिनेट होगी उनका पहली कैबिनेट में 5 वादे हम पूरा करेंगे, और छठी गारंटी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी थी कि मैं 5 गारंटी तो घोषणा पत्र में है। और आपको लगता है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बजरंगबली के नाम का प्रयोग किया, बजरंग दल को बैन करने के बाद आपके घोषणा पत्र में थी कर्नाटक में, और बजरंगबली के नाम पर वो चीजें लेकर आ गए, तो वो कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित हो गई, आपके लिए मुफीद हो गई, फायदेमंद साबित हो गई। और यहाँ जो हार है उसके लिए आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपके विश्लेषण क्या कहता है कि क्यों हार हुई आपकी उत्तर प्रदेश में? जी नमस्कार सूरज जी। जी सबसे पहले जीत प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के जितने प्रत्याशी थे उनको बधाई मेरी, क्योंकि राजनीति में 2 ही चीजें होती हैं। हाँ। या तो हार होगी या तो जीत होगी जी। लेकिन जीत का दंभ हो जाए तो उसका परिणय कैसे होता है, और अपने दंभ को हमेशा घोषित रूप में दिखाने के लिए और दावे करने पे क्या होता है, ये भी हमने देखा है। हम भी सरकार में थे, कर्नाटक में हमने जीता। हाँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी इस वक्त सूरज जी। कर्नाटका में जनता ने जिस सच्चाई से और जिस खूबसूरती से लोकतंत्र का एक जो रूप होता है कि जहां पे प्रधानमंत्री जी जुटे रहे, लगे रहे, हाँ। चेहरा बने रहे, रैलियां करते रहे। हमारे पास न तो शक्ति थी, न तो इतनी पैसा था, तो लड़ाई पैसे और पसीने के बीच में था।
तो पसीना जीत गया है वहां पे, जाहिर सी बात है, पैसे की ताकत वहां पे हरा नहीं पाई। ठीक। यूपी में आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जिस तरह हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डबल इंजन इनका लगा हुआ है, और इनका डबल इंजन काम यही करता है कि दूसरे लोग अगर कुछ करना चाहें तो कैसे उनको अपने पूरे बल के साथ, क्योंकि कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, अन्य राज्यों में कैसे इन्होंने ऑपरेशन लोटस करके जनता के जनादेश का अनादर किया था, ये आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। लेकिन इस बार जनता ने इसीलिए दिल खोल के वोट किया कि ये जो लोटस ऑपरेशन करना चाहते अगर, तो वो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार जो बन रही है, जनता की जो आदेश मिला हुआ है, बिल्कुल हम यूपी में हारे हैं। और वो हार स्वीकार इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम सड़कों पे होते हैं तो पुलिस हमें लाके इको गार्डन बनाया हुआ है, वहां पे लाके डाल दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये लोग जमीन पे उतरते नहीं है। जाहिर सी बात है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पुलिसिया जितना भी महकमा है, कितना विकास हुआ है जनता जानती है। सबसे बुरी जो एक बात खलने वाली है सूरज जी, लखनऊ में रहती हूँ मैं, जनता जो लखनऊ की है, अगर राजधानी की हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की, तो वोटिंग परसेंटाइल 34%। एक प्रश्न क्या कौता नहीं दिमाग में कि आखिर 34% लोग ही बूथ तक गए जिन्होंने वोट किया, लेकिन 2-3% लोग और गए जिनको उनके प्रथम अधिकार, जो वो उनका मतदान का अधिकार था, उससे उनको वंचित किया गया। जबकि ये सरकार पिछले 9 वर्षों में, केंद्र में बैठी हुई सरकार आपसे कहती आई है कि आपके पास जो आधार कार्ड है, अगर वो है तो पूरे विश्व में आप कहीं जाएंगे, आपके पास पहचान पत्र की और जरूरत नहीं है। उसके बावजूद मतदान बूथों से लोग वापस हुए। ये क्यों और कैसे हुआ, एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा, जनता में उदासीनता क्यों आ रही है? जब आप डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन में थे, उत्तर प्रदेश के, अगर लखनऊ की मैं बात करूं, और उसके बावजूद उदासीनता इस हद तक, इसका मतलब किसी भी गाड़ी में एक इंजन अगर दुरुस्त काम करे तो उसी की जरूरत है, 3, 4, 5 लाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहना छोड़ के अगर काम किया जाएगा सूरज जी, तो जाहिर सी बात है तस्वीर भी बदलेगी। चूंकि जीते हो आप, परसेंटाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोचनीय और लोकतंत्र के लिए विचारणीय प्रश्न है कि आखिर प्रदेश की राजधानी में 34% लोग ही वोट देने क्यों गए? आखिर लोकतंत्र में ऐसी कौन सी खामी रह गई है जिसकी वजह से इस शहर में, राजधानी में रहने वाले लोग, गांवों में परसेंटाइल ज्यादा है, लेकिन ऐसा क्या किया गया है शहर में, खास करके राजधानी में, कि लोगों को मतदान देने में डर लग रहा है? ये बहुत चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो जनता की बात करते हैं, ये प्रश्न सोचने की समझ में है। भाई पार्टी बन रही है, जश्न हो रहा है, जश्न होना चाहिए, लेकिन जश्न होने के साथ साथ भविष्य निर्माताओं को ये सोचना भी पड़ेगा कि हम जिस वर्तमान में खड़े हैं, ये किस भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। इसके ऊपर हमें चिंता जरूर करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। जीत की शुभकामनाएं, लेकिन जीत ऐसा हो कि जमीन मजबूत हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है। हालांकि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें 53% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 52% मतदान हुआ था। और यह जो मतदान का प्रतिशत है, ये स्वाभाविक बात है कि ये हमारा प्रथम अधिकार है, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि अपने मताधिकार का हम प्रयोग करें। पर इस बात के लिए चुनाव आयोग के द्वारा भी, जिला प्रशासन द्वारा भी अपील की जाती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान अवश्य करें, पर जनता नहीं जाती। जैसा आपने कहा कि जो लोग वहां जाते हैं वो उनको मत नहीं डालने दिया, वोट नहीं डालने जाता, आधार कार्ड उनका मैच नहीं होता। तो हालांकि ये चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रक्रिया चलती है उसका अंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर आलोक श्रोतु जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बात सामने आई है उत्तर प्रदेश के प्रचार की, यदि हम बात करें चुनाव प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन जनसभाओं को, और एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाओं को संबोधित करते थे। सहारनपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हर जगह जहां वो मथुरा में गए तो वहां पर उन्होंने कॉरिडोर की बात की, कृष्ण कॉरिडोर के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास करेंगे। कानपुर में गए तो वहां पर उन्होंने रक्षा की बात की कि ये रक्षा के क्षेत्र में कानपुर आगे बढ़ रहा है, पीतल नगरी की बात की। लेकिन जब वो प्रयागराज पहुंचते हैं और उनका यह जो दौरा था, चुनावी सभा जो थी वहां पर, यह अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद पहला दौरा था। और वहां ठीक उनके घर से, अतीक के घर से 3 किलोमीटर दूर उनकी सभा थी। वहां उन्होंने एक शब्द कहा जो इस पूरे चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, कि प्रकृति सबका न्याय करती है। कई जगह वहां उन्होंने इस बात को उल्लेख जरूर किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इसका इतना प्रचार प्रसार किया है कि यह बात उन्होंने बिना नाम लिए
एनकाउंटर का जिक्र नहीं किया और आतंकियों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि यहां माफिया पनप रहे हैं। बस उन्होंने ये बात कहा कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। तो आपको लगता है कि ये चीज जनता के मन में बैठ गई, जनता के, और ये जो फैक्टर था यही चुनाव परिणाम लेकर आया? जी हाँ, आप अगर देखें यूपी बिहार को देखें तो यूपी बिहार जो था वो इस तरीके की गुंडागर्दी माफिया राज से काफी ग्रस्त था, और इसको सुधारने में आप देख रहे हैं कि 40 वर्ष का जो समय लग रहा है। लेकिन ये सब परिस्थितियां होती हैं। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से मैं देखता चला आ रहा हूँ, उस समय जो है डाकू उन्मूलन चलता था, जब उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री और भतीजे की जो है हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आपने देखा कि जो श्री प्रकाश शुक्ला एक वो माफिया हुआ था, एक युवा, और उसने जो है पूरा यूपी को तहलका मचा रखा था। उसके उस समय उन्होंने एसटीएफ की भी, कल्याण सिंह जी ने उसकी जो है संरचना की थी, और उसका इफेक्ट आज तक आपको 25 साल देखने को मिल रहा है। बीच में कुछ सरकारें ऐसी आई जिसमें देखा गया कि जो इस तरीके की बदमाशी और रंगदारी और अपहरण और हत्याओं का जो दौर चल रहा था, उसने थोड़ा सा राजनीतिक ले लिया था। इस वजह से उनको जो है काफी एक क्लाउड मिल गया था, एक कवर मिल गया। उस कवर को तोड़ने में जो है काफी समय लग रहा है, लेकिन जो वर्तमान की योगी सरकार है वो इस काम में कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव में कई चीज आपको डायरेक्ट कोई बात कह नहीं सकते, उसका आपको परसेप्शन बनाना पड़ता है। हालांकि अगर आपने देखा है तो योगी आदित्यनाथ जितना खुल के सदन के अंदर बोलते हैं, अपने पहले शासनकाल को पहले टेन्योर उन्होंने काफी बनाया, और उसके वर्तमान में देखा जो ये काम हुआ तो प्रेसपाल की हत्या हुई थी, उस समय जो है सदन में ही कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। तो इस प्रकार के जो विवेचना है, जो धारणा है, उसको भी जो है जब आप जामिया अमला पहनाते हैं तो इस तरीके की आती है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जिनको आप राजनीति में खुल के कह नहीं सकते, लेकिन उसका परसेप्शन बनाया जाता है। सख्त शासन होने से और स्टेबल जो गवर्नमेंट होती है, ये जो हमारा मानना है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो अपना एक बड़ी पूंजी, क्योंकि आजकल 100-200 करोड़ का कोई मतलब नहीं होता। 4-5 हजार करोड़ रुपए अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री से यूपी के अंदर लगा रहा है, तो उसको चाहिए स्टेबिलिटी, चाहिए कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और उसके अंदर जो है इस तरीके का शासन प्रशासन से उसको पूरी सुविधा मिले कि वहां पे इस तरीके की गुंडई सामने ना आए। क्योंकि हमने तो बहुत करीब से जमीन में देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट आता था, चाहे कितना बड़ा आता था, वहाँ के लोकल जो है माफिया आ जाते थे और हर तरीके का वहाँ पे कार्य चलता था। लेकिन ये सब चीजें अब यहाँ पे कमियां खामियां दूर होती जा रही हैं, और उसका जो विकास है, जो परसेप्शन है, वो आप सामने देख रहे हैं, और जनता भी समझदार है, और उसी आधार पे आप देख रहे हैं कि वोट्स मिलता है। लेकिन आजकल की राजनीतिक में कुछ कहने की स्थिति आ गई है, लोग बहुत खुल के करने लगे, जिस तरीके से एक नया स्लोगन यूपी में सब चंगा है, तो इस तरीके की बातें आ रही हैं और देखने को मिल रही है। उसका फायदा आपकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें, और जैसा कि आपने कहा कि उद्योगों के लिए, रोजगारों के लिए, तो हालांकि कल ही जो कैबिनेट हुई थी, कल की कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो प्रस्ताव आए थे, वो कई प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प की लीज बढ़ाने की बात कही गई है। औद्योगिक और रोजगार की जो निवेश की जो नीति है, उस नीति 2022 को संशोधन करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो स्वाभाविक बात है कि जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं से और बढ़ रही कि प्रदेश में निवेश बढ़े। मैं बात करना चाहूंगा, संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पूरी चर्चा हुई, एनालिसिस हुआ, विश्लेषण हुआ, इसमें एक बात साफ जो आई है कि ठीक है, यहाँ डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए बैकअप कॉल है, मतलब अब जागना होगा। राम जी और हनुमान जी भी साथ नहीं दे पाए हैं, बीजेपी के लिए बैकअप कॉल है। ये मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोण क्या है। और दूसरी बात जो है कि जो वादे किए गए, जो घोषणाएं की गई कि हाँ, यदि यहाँ पर शहर सरकार बनेगी और शहर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। जैसे कि स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर राहुल गांधी ने कह दिया कि पहली कैबिनेट में हम 5 जो गारंटी दी है, वो 5 गारंटी, 5 वादे हम पूरे करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या स्टैंड सामने आ रहा है कि उन घोषणाओं के लिए और उन कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या वक्तव्य सामने आ रहे हैं? संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप तक हमारी आवाज आ रही संदीप जी? चलिए, हम संदीप जी से वापस आएंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देश में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत का बाजार बंद,
एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है तुष्टीकरण की राजनीति करने की, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत का बाजार बंद, क्योंकि जो बात जो जैसे मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में आपसे कहा था कि बजरंगबली का नाम जो लिया गया, बजरंग दल का जो नाम लिया, तो बजरंगबली के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की नैया पार करने की सोची जरूर, लेकिन जनता ने उन्हें उसका आशीर्वाद नहीं दिया है। बजरंगबली जी ने कांग्रेस का साथ दिया है, बजरंगबली जी कांग्रेस के साथ हैं। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज कि ये जो जैसा माना जा रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, तो अब कांग्रेस उत्साह में भर गई है, और इस उत्साह को कितना आप कैच कर पाएंगे 2024 में? जी सूरज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, सबसे पहली बात जो मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे मोहब्बतों की दुकान जीती है जी। और सबसे पहली बात, जो बजरंगबली और बजरंग दल में आप लोगों ने एक आपने नहीं सॉरी जी, जो भाजपा ने कोशिश की थी जी कि ये साबित कर दे कि एक्चुअल में भाजपा और सॉरी मेरी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जो इन्होंने साबित करने की कोशिश की थी एक्चुअल में, जी, ये भूल गए थे कि 1984 में बना हुआ एक बजरंग दल, हाँ, जो विनय कटियार जी ने एक यात्रा निकालते समय बनाया था अपने लिए, जो भी जिस भी संगठन के ध्यान रखते हुए जी, उसको एक कहने की साबित करने की कोशिश करेंगे कि बजरंग दल बजरंगबली हाँ, को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी जो घात थी, हाँ, जनता के साथ घात लगाने की जो इन्होंने कोशिश की थी, उसको भगवान ने और जनता ने, भगवान रूपी जनता ने नकार दिया टोटली। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि जो धर्म होता है वो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिक है। धारेते इति धर्म, जो हम अपने व्यक्तिगत रूप में धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। उसमें किसी का कोई उसमें आप कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हैं कि मेरा धर्म आप अपना, भाई व्यक्ति आपकी व्यक्तिक चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता ने पहली बार इनका जो धर्म को लेके लोगों में धर्मांधता फैलाने की कोशिश थी, झूठ बोलने की कोशिश थी, बरगलाने की कोशिश थी, और सिर्फ जनता ने जवाब नहीं दिया, जनता ने एक तरह से इनके लोटस ऑपरेशन को फेल कर दिया कि अभी वो कर ही नहीं सकते हैं। जो इनका अपना यूएसपी रहा है कि जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती है, दो भी सांसद होते हैं या दो भी विधायक होते हैं, वहां भी ये जाके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। अमित शाह जी का वक्तव्य मुझे याद है, ये उन्होंने दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र का, जनता का उपहास है। जिस जनता की दुहाई देते हैं, उस जनता के मनोनीत किए गए विधायकों को डरा के, धमका के, अपनी संस्थाओं के इस्तेमाल के द्वारा एनी हाउ, मतलब आप जो भी चाहें, जिस तरह से कि बस हमारा साम दाम दंड भेद, हमारी सरकार बन जाए, हम कुछ भी करें, जनता ने इसका जवाब दिया है। और इसको मैं लोकतंत्र की जीत इसलिए कह रही हूँ, ये लोकतंत्र की जीत, आप जानते हैं अगर जनता एक मत हो जाए और जनता अच्छाई और बुराई के बीच में उस चीज का पार्टिसिपेशन कर दे कि हम झूठी बातों में, भ्रामक बातों में नहीं आएंगे, सच्चाई जिसके साथ होगी वहां पे खड़े होंगे। यहाँ पे बार बार मोदी जी द्वारा जय बजरंग बली की जय, जाहिर सी बात है वो आपने धर्म विशेष को लाके वहां पे जनता को बरगलाने की कोशिश की। लेकिन अपना देश की सबसे बड़ी खूबसूरती, जब हम शुरुआत करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो न जाने कितने धर्मों के लोग रहते हैं, वो पुष्प गुच्छ की तरह एक बुके बना हुआ है जिसमें सारे पुष्पों की खूबसूरती अपने आप बयां होती है। इसको जब धूमिल करने का प्रयास किया जाता है तो कोई ना कोई जवाब जनता के द्वारा दिया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने देश की संविधान की खूबसूरती है, एक जो हम हुए हैं न जाने कितने प्रांतों से, वो इसी वजह से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सब एक साथ अपने धर्म को, अपने संविधान को मानते हैं। इस खूबसूरती के बिगाड़ने वालों का जवाब है लोकतंत्र का, कर्नाटका की जीत। चलिए ठीक है, बिल्कुल वापस आता हूँ आपके पास में। संदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक हमारी आवाज आ रही है? संदीप जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है। हाँ, डॉक्टर आलोक श्रोती जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये जो बातें सामने आ रही हैं अब की, ये चुनाव परिणाम 2000 चुनाव के परिणामों को कितना प्रभावित कर सकते हैं और 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पूरी 80 लोकसभाओं की सीट होती हैं। जिस तरीके से मायावती जी ने 64%, 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स को प्रतिनिधि दिया था, उसका असर आपने देखा था। और आप भी के चैनल पर बैठ के मैं इस बात पे डिस्कस करता था कि इसका असर हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे, वही आपको देखने को मिला। तो आंतरिक रूप से जो है, सूरज जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आलोक जी के वक्तव्य के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने जी, इवन मेरठ में भी आपने देखा MIM का एक बार, उसके बाद भी जहाँ पे बीजेपी नहीं पाती थी,
चुनाव में भी। ठीक है जी, आलोक जी आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकना। संदीप जी मैं जो जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो बात सामने आ रही है जीत, ठीक है कर्नाटक की जीत है, तो इसमें आरोप भी लग रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश की जीत पर कि आपने, चूंकि राज्य में आपकी सरकार है तो आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और धर्म के नाम पर राजनीति की है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। संदीप जी ठीक है, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है, चर्चा को हम यहां विराम देंगे। संदीप वर्मा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर आलोक सूती जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और चूंकि अब समय हमें अनुमति नहीं देता है, बिंदु बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहां एक बात तो साफ हो जा रही है कि एक तरफ जीत का जश्न है, दूसरी तरफ भी जीत का जश्न है, और वहीं दोनों तरफ कहीं ना कहीं हार का मलाल भी है। और ये जनता का आदेश है, जनादेश है, सभी ने जनता के आदेश को शिरोधार्य किया है। और एक तरफ जहां शहर सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, वहीं कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत की सीटें ला करके, और उससे कहीं ज्यादा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें ला करके साबित कर दिया है कि जनता केवल प्रचार या केवल घोषणाएं नहीं, जनता अब भारत का जो मतदाता है वह समझदार हो गया है, वह किसी बहकावे में या भुलावे में नहीं आता है और सोच समझ करके मतदान करता है। हमारे खास कार्यक्रम फैसले का दिन में इतना।